हाँ सही बात है, लाद दो लदा दो और चल के बता दो, है ना, उसके बाद ही ना पता चलेगा। पहले से नहीं पढ़े, 10 तक नहीं पढ़े अभी ज्योग्राफी? हाँ पढ़े हैं। चलिए अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है इसको, है ना, और कुछ कुछ चीजें जो है खुद से करना है और कुछ हम करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शब्द का बात करते हैं। किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि नाम पता बताओ भाई, क्या नाम है। तो मेरा नाम तो आप लोग को पता ही होगा, ऐसा नहीं है, सबको पता है ना, बहुत लोग को पता है। नहीं पता है? मेरा नाम जीके जीएस है। हाँ जीके जीएस, गलत नहीं बोल रहे हैं। जीके का मतलब गौतम कुमार होता है, ठीक है, और जीएस का मतलब गौतम सर, सिंह नहीं, ठीक है। एक और नाम है, चूंकि ज्योग्राफी पढ़ाते हैं इसलिए कुछ लोग बोलता है ज्योग्राफी सर, इसीलिए बोलते हैं कि जीके जीएस, ठीक है। अब ज्योग्राफी जहां तक बात करें, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, है ना, 2 शब्द से मिलके बना है ना। सब बोलेंगे कि हाँ सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जानते हैं। बचपन में अब पूरा बॉलीवुड ज्योग्राफी से प्रभावित है, ठीक है ना। हाँ कुछ नहीं होगा तो क्या कहेगा, चांद तारों में क्या क्या नजर आया। पूरा नहीं बोलना है ना, आधा ही बोलना है, क्योंकि ज्योग्राफी खुद आधा ही है। बहुत कुछ इनविजिबल है, कुछ रहस्य का चीज है, उसको भी उजागर करने का प्रयास करेंगे। देखिए पढ़ता तो सब लोग हैं, लेकिन यहाँ पे होता है कि आपका मोटिव क्या है। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाए, ग्रेजुएशन भी हो रहा है, इसी से पीजी भी हो रहा है, पीएचडी भी कर रहे हैं, और आप क्या है तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का। इसी में सिविल भी पढ़ा जाता है ना, यूपीएससी वाले लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो नजरिया है उसके हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। होता क्या है कि डिटेल में करते चले जाते हैं, लेकिन जो आपका आवश्यकता है उसी के आधार पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि आपको पाथ पता होना चाहिए। यदि आपको रास्ता पता है तो आप खुद ब खुद दूरी तय कर लीजिएगा, मंजिल तय कर लीजिएगा। तो कैसे इसको हैंडल करना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे इसी को यदि हम हिंदी में पढ़ाएंगे तो हिंदी के लिए अलग शब्द यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग हिंदी पढ़ने के लिए तो नहीं आए हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आए हैं। तो ज्योग्राफी का जो शब्द होगा वही हम लोग प्रयोग करेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में सहूलियत होगा, आप उसको आसानी से वहां पे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले जहां तक बात करते हैं तो इसके विषय में, तो भूगोल 2 शब्दों से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफी, ठीक है। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी का स्टडी है। तो पृथ्वी का अध्ययन है या स्टडी है, किस रूप में करते हैं, तो मानव पृथ्वी पे रह रहा है तो मानव निवास के रूप में, ठीक है, मानव निवास के रूप में ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। अब यहां से आता है कि जो फर्स्ट चैप्टर है या पहला जो परिचय वाला है, इंट्रोडक्शन वाला है, उस पर कैसा सवाल रहेगा। आखिरकार हमको करना क्या है, सवाल का आंसर ढूंढना है, उसका जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल रहेगा कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज के द्वारा ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि भूगोल के जनक कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का जनक या तो पिता, देखिएगा हिंदी में बहुत सारा शब्द, एक ही चीज का बहुत सारा शब्द, जैसे दिमाग ही है तो इसी को कोई सर बोल देता है, कोई दिमाग बोल देता है, इसके अलावा कोई माथा बोलता है। इंग्लिश वाला सीधे आके क्या बोलेगा, माइंड कह के निकल जाएगा। तो यहाँ पे सीबीएसई वाले लोग भी होंगे, है ना, तो इंग्लिश वाले को भी ध्यान देना होगा, तो पता चला कि हिंदी सिर्फ बोल रहे हैं सर, है ना। तो ज्योग्राफी जहां तक बात करें, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो हिकैटियस को कहा जाता है, ठीक है, हिकैटियस याद रखिएगा, हिकैटियस। हिंदी में भी इंग्लिश में लिख दें, चलिए ठीक है, हिकैटियस। इंग्लिश को पहले प्रायोरिटी मिला हुआ है जी, सब कुछ इंग्लिश में ही है, ठीक है। हिंदी में बता दे रहे हैं क्योंकि हिंदी वाले को प्रॉब्लम ज्यादा होता है, इंग्लिश वाले को थोड़ा कम होता है। खैर दोनों चलेंगे हम लोग। तो हिकैटियस होता है,
तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस को कहा जाता है। तीसरा सवाल यहां से क्या आता है कि आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है ना, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। तो हम्बोल्ट का सिर्फ नाम नहीं आता है, सही बोल रहे हैं आप लोग, तो हम्बोल्ट के साथ साथ कार्ल रीटर का भी नाम आता है, ठीक है, हम्बोल्ट और कार्ल रीटर। कार्ल रीटर ये दोनों को संयुक्त रूप से आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये सवाल यहां से रहेगा। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। तो कोई भी आप बुक उठाइए कहीं से भी, सबसे पहले इसमें कॉस्मोलॉजी आएगा, ठीक है, कॉस्मोलॉजी। आकाश को देखिएगा, जो भी आपको दिख रहा है सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ब्रह्मांड कहा जाता है, ठीक है। कार्ल रीटर है, ठीक है, कार्ल रीटर बोलते हैं। तो आधुनिक भूगोल का पिता किसे, कार्ल रीटर और हम्बोल्ट दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। ये दोनों का योगदान बहुत ज्यादा है। देखिएगा कि कई सारा जलधारा की खोज किए थे हम्बोल्ट। पेरू के पास एक पेरुवियन करेंट है ना, ठंडी करेंट है, जिसको हम्बोल्ट करेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका बहुत ज्यादा योगदान है, इसीलिए इनको आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि सिस्टमैटिक रूप से यही बताए थे कि कैसे इसका स्टडी करना है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो यूनिवर्स आता है, ब्रह्मांड। अब आता है कि ब्रह्मांड में क्या क्या शामिल होगा। तो जो भी आकाश में देखिए, अंतरिक्ष में जो भी दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहा जाता है ना, जिसमें ग्रह आ जाएगा, नक्षत्र आ जाएगा, ठीक है, तारा आ जाएगा, उपग्रह आ जाएगा, उल्का पिंड आ जाएगा, क्षुद्र ग्रह आएगा। तो सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, यूनिवर्स का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो संपूर्ण पृथ्वी को इकाई रूप में क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया कि ब्रह्मांड क्या है। तो संपूर्ण पृथ्वी को इकाई रूप में क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अब आता है कि कॉस्मोलॉजी क्या है। तो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। यहीं पे एक चीज और देखिएगा कि आगे यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी भी लिखा हुआ है। तो देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या, जहां तक कॉस्मोलॉजी की बात करें, ब्रह्मांड का बात करें, तो इसमें क्या, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा संरचना कैसा है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत होगा, तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका जो कंपोनेंट है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे जो डिवीजन आपका आ रहा है, इसी में है आपका एस्ट्रोनॉमी। तो ब्रह्मांड के बाद एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान का बात करते हैं। तो ब्रह्मांड में जो भी तत्व हैं, जो भी पिंड हैं, आकाश में जो भी दिखाई पड़ रहे हैं उसको आकाशीय पिंड कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, ठीक है। जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है आकाश में उसको आकाशीय पिंड का नाम दिया जाता है। तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन किसके अंतर्गत, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। जो भी कंपोनेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, जो भी पिंड दिखाई पड़ रहा है, उसका अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। तो यदि साधारण शब्दों में बात किया जाए कि एस्ट्रोनॉमी क्या है, तो वैसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत आकाशीय या ब्रह्मांड में स्थित पिंडों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी समझ में आया, कॉस्मोलॉजी समझ में आया। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। उसी का डिवीजन है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी आपको बताया क्या स्टडी करता है, पृथ्वी का स्टडी करता है। पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटित हो रहा है उस किसके अंतर्गत आ जा रहा है, ज्योग्राफी के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि ज्योग्राफी में क्या, तो ये स्पेशियल और टेम्पोरल का बात करता है ना। स्पेशियल का मतलब क्या होता है, स्थान। ज्योग्राफी को लोकेशनल साइंस भी बोला जाता है, स्थान का विज्ञान कहा जाता है। तो कौन सा स्थान कहाँ पे है, ठीक है, वहां का कैसा विशेषता है, वहां के लोग कैसे होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, सारा स्टेट जो है कौन निर्धारित करता है, क्लाइमेट निर्धारित करता है। तो इसका अध्ययन किसके अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा यह टेम्पोरल भी बात करता है, टेम्पोरल। अब टेम्पोरल का मतलब क्या हो गया, समय से।
तो स्पेशियल और टेम्पोरल दोनों बात करेगा, स्थान का भी बात करेगा और समय का भी बात करेगा। देखिए इतिहास के अंतर्गत भी हम स्टडी करते हैं, तो इतिहास क्या बात करता है, बीती हुई घटनाएं कब घटित हुई थी, तो वो टेम्पोरल बात करता है। ये स्पेशियल और टेम्पोरल दोनों का बात करता है। आपको पता है कि पृथ्वी या नेचर का जो प्रकृति है उसका नियम क्या है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है, चेंजिंग इज द रूल्स ऑफ नेचर। और ज्योग्राफी उसी का अध्ययन कर रहा है, प्रकृति का अध्ययन कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका विषय क्षेत्र भी परिवर्तनशील होगा। जो भी परिवर्तन हो रहा है तो नई नई चीजें क्या है इसके अंतर्गत शामिल होता है। और एक बात समझ लीजिएगा, यदि आपका डेवलपमेंट होना है, यदि आपको अपने आप में तरक्की करना है, आपका विकास करना है, तो आपको भी फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। यदि आप फ्लेक्सिबल नहीं रह सकते हैं तो आपका डेवलपमेंट थोड़ा सा कम होगा। इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा रिजिड नहीं रहिए, आपका डेवलपमेंट कम होगा। वैसे लोग जो रिजिड होते हैं उसका डेवलपमेंट कम होता है। इसका एग्जाम्पल आप बोलिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका एग्जाम्पल ज्योग्राफी है, क्योंकि ज्योग्राफी का विषय क्षेत्र ही है क्या है, तो इसका जो विषय क्षेत्र है वो परिवर्तनशील है। तो जितना भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसी का हुआ है। कंपैरेटिवली यदि बात करें तो और सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उससे ज्यादा डेवलपमेंट किसका हुआ है, ज्योग्राफी का हुआ है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, परिवर्तनशीलता का अध्ययन करता है। तो जो भी घटनाएं घटित हो रहा है इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, जितना आपका जरूरत है उतना बात करते हैं। अब इसी के अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत ही कैसे हम इसका स्टडी करें। कहीं पे भी आप देखिएगा ज्योग्राफी को का दो भाग, एक तो वर्ल्ड, विश्व के बारे में आपको जानना होगा तो उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं, है ना। विश्व के बारे में, तो विश्व के बारे में क्या पढ़िएगा, कॉन्टिनेंट और आपका ओशंस। लार्ज लैंड मासेस इज नोन एज कॉन्टिनेंट। बृहद भूखंड को क्या कहते हैं, महादेश या महाद्वीप कहा जाता है। और लार्ज वाटर बॉडीज को ओशन कहा जाता है। ठीक है, तो विश्व भूगोल में क्या पढ़िएगा, कौन कौन सा कॉन्टिनेंट, ठीक है, उसका क्या विशेषता है, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, इसका स्टडी यहाँ पे करते हैं। दूसरा बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो आपका देश इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया के बारे में सारा कुछ। इसके अलावा तीसरा जो आ जाता है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, मानचित्र बोला जाता है, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ मैप्स। मैप्स के बिना तो काम नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए ग्लोब भी होता है, तो ग्लोब को क्या कहते हैं कि ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है, उसी का समरूप है, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। तो ग्लोब के रहते हुए हमको मानचित्र का आवश्यकता क्यों पड़ा। जब ग्लोब को देखेगा तो बोला जाता है कि ग्लोब पर जो महाद्वीप है और महासागर है उसका आकार और आकृति और दिशा को सही पूर्वक दिखाया जा सकता है, लेकिन डिटेल में यदि स्टडी करना है तो ग्लोब से आपका काम नहीं चलेगा। इसके अलावे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी उसको थोड़ा कठिन होता है। लेकिन हाँ, हालांकि अभी बात करें तो अलग अलग, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया है, अलग अलग प्रकार का ग्लोब बना है, उसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। लेकिन आकार और आकृति को तो सही पूर्वक वहां पे दिखाया जा सकता है, लेकिन विस्तृत जानकारी उस पर नहीं दिया जा सकता है। तो इसी के कारण क्या है, मानचित्र का सहारा लिया जाता है। अब बात करते हैं कि मानचित्र होता क्या है। तो संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग का विभिन्न बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता से समतल सतह पर मापनी के अनुसार प्रदर्शन है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। मैप क्या है, तो मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल अर्थ और एनी पार्ट ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू स्केल विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पॉइंट्स एंड लाइंस। ठीक है, तो विभिन्न बिंदुओं और रेखाओं की सहायता से, विभिन्न बिंदुओं और रेखाओं की सहायता से समतल सतह पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग का मापनी के अनुसार प्रदर्शन है। ठीक है, आप स्केल वहां पे दिया हुआ रहेगा मानचित्र में, स्केल की सहायता से दो स्थानों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। जैसे आप स्केल देखिएगा, मान लिया जाए कि कोई मैप है और वहां पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर।
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो आप मानचित्र में देखिएगा, मान लीजिए कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि वास्तविक दूरी पृथ्वी पर कितना होगा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होगा मानचित्र पर। तो रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो होता है, तो एग्जैक्ट आप दूरी निकाल सकते हैं। कुछ कुछ मैप में देखिए लिखा होगा मैप नोट टू स्केल। नोट टू स्केल का मतलब कुछ नहीं है, तो किसी भी जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं उसको मानचित्र कहें, या तो आप बनाते भी हैं कुछ कुछ, है ना, दिखाने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए उसका यूज भी करते हैं। अब ये लिए और इस प्रकार से ऐसे करके ये बना दिए, ये मानचित्र हुआ? ये मानचित्र नहीं हुआ, इसको रेखा चित्र कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, रेखा चित्र, डायग्राम कहते हैं। तो डायग्राम और मानचित्र में अंतर होता है। कब कब हो जाएगा मानचित्र ये, जब इसमें अक्षांश और देशांतर हो जाएगा। अभी हम अक्षांश और देशांतर की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिर्फ हम आपको बता दे रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, खड़ी और पड़ी लाइन समझ लीजिए, है ना, बचपन से ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। तो ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल इज नोन एज लैटिट्यूड। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर खींची गई समानांतर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उसे क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। अक्षांश का उपयोग लोकेशन दिखाने के लिए किया जाता है और देशांतर का उपयोग दूरी के लिए, समय के लिए किया जाता है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में कैसे डिफरेंस होता है, जब देशांतर आपको बताएंगे, अक्षांश देशांतर, तब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो समझ में आई ये बात। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मैप को ध्यान में रखिएगा। 2 मैप क्या ध्यान में रखना है, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र, ठीक है, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में तो नेचुरल महत्व की जो चीजें होगी वो फिजिकल मानचित्र में दिखाया जाएगा, या तो वो वर्ल्ड का हो या तो इंडिया को हो। आप देख सकते हैं फिजिकल मानचित्र में क्या, पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरना, नदी, सब कुछ दिखेगा इसमें, ठीक है। तो प्राकृतिक महत्व की जो चीजें हैं फिजिकल, जैसे हम बोलेंगे एंडीज माउंटेन कहाँ पे है, ठीक है, तो एंडीज कहाँ पे है, हाँ, दक्षिणी अमेरिका में, तो दक्षिणी अमेरिका में दिख जाएगा। हम बोलेंगे अमेजन नदी कहाँ पे है, अमेजन नदी के बारे में आप पता है क्या, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट लार्जेस्ट नील नदी। नील नदी के बारे में और क्या कहा जाता है, हाँ, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल, ठीक है, मिस्र जो है नील नदी की देन है। तो समझ में आ रहा है बात। इसके अलावा और मिलेगा, लेक्स मिलेगा, ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स का नाम सुने हैं, कहाँ पे है, अच्छा, अमेरिका और कनाडा की सीमा पे, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। उसके लिए याद करने के लिए क्या, 5 लेक्स है वहां पे, ठीक है, 5 लेक्स, हाँ, होम्स से याद रखना है, होम्स, ठीक है। ह्यूरन, एच से ह्यूरन होता है, ओ से ओंटेरियो होता है, एम से मिशिगन होता है, ई से ईरी है, और एस से सुपीरियर है। सबसे बड़ा मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, पता हो रहा है। तो मैप देखिएगा तो ये पता चलेगा। इसके अलावा दूसरा क्या है, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, ये क्या बताएगा, किसी देश या और उसकी राज्य की सीमा को जानना होगा, किसका यूज करेंगे, पॉलिटिकल मानचित्र को। इसके अलावा और क्या दिखाएगा, राजधानी। तो राज्य और राजधानी याद करना है किसको, पॉलिटिकल मानचित्र। अभी यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है खतरनाक टाइप से, है ना, क्यों रसिया इतना तवज्जो दे रहा है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो कोई भी महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि संसाधन कैसा है, हाँ, रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है ना, तो रिसोर्सेस के कारण ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट कब है, जब तक आप उसके लिए रिसोर्स है। रिसोर्स का डेफिनेशन पता है ना, प्रकृति के द्वारा प्राप्त वैसी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। आप जब तक किसी के मानवीय आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, आप रिसोर्स है, जिस दिन खत्म उस दिन खत्म, तो रिसोर्स बने रहिए, है ना, हाँ। तो पॉलिटिकल मानचित्र हो गया। एक और मानचित्र होता है, कौन सा, हाँ, थीमेटिक होता है, थीमेटिक।
इसमें क्या होता है, विशेष टॉपिक के आधार पे आपको जो चीजें जानना है उसके आधार पे, जैसे सड़क के बारे में जानना होगा, ठीक है, तो अलग से रोडवेज ऑफ इंडिया, रोडवेज ऑफ वर्ल्ड, एयरपोर्ट, ठीक है। वन के बारे में तो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, अलग अलग मैप होता है। देखिएगा लेक्स के बारे में तो पूरा लेक्स ही दिखाई पड़ेगा, एक अलग से टॉपिक के रूप में रहेगा, ठीक है। तो विशेष टॉपिक पे रहेगा, विशेष थीम पे रहेगा, उसको थीमेटिक मैप बोलते हैं। आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। रेलवे का अलग से होगा, इसके अलावा वाटरवेज के लिए अलग से होगा, ठीक है, एयरवेज के लिए अलग से होगा, तो थीम के आधार पे भी होता है। ये है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको एक साथ पढ़ना नहीं है, इसको सिर्फ धीरे धीरे करते जाएगा, आपका काम हो जाएगा। कैसे बोलिएगा, ऐसा सवाल आता है क्या? जी हाँ आता है। आपसे पूछेगा कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, बताइए। हाँ, लिम्पोपो रिवर, ठीक है। कहाँ की नदी है? अफ्रीका की नदी है, ठीक है। लिम्पोपो जो है अफ्रीका की नदी है। इट इंटरसेक्ट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, तो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है कौन सी नदी? भारत की नदी है, हाँ, आजा माही बे, याद रखिएगा, ठीक है। तो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तीसरा आता है विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी क्रॉस करती है? कांगो नदी। इसी का दूसरा नाम जायरे नदी, ठीक है, इसी का दूसरा नाम जायरे नदी है। तो आ रहा है ना। इसके अलावा और सवाल रहेगा कि कौन सा राज्य है जो लैंड लॉक, कौन सा राज्य मतलब हम डिफाइन किए क्या, इंडिया का कि वर्ल्ड का? अपने से बोल रहे हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं। हाँ, रसिया जब टूटा था वही यूक्रेन वाला मुद्दा से प्रभावित है, लगता है डीएनए देख रहे हैं, नहीं? हाँ, चल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, है रसिया जब टूटा था तो बहुत सारा स्टेट बना है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब बना है। हम लोग के पास भी एक तान है ना, करता है सबको परेशान, है ना। तो याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या आपसे सवाल पूछेगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सबको पता हो कितना? एक साथ बोल रहे हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। या तो ये सवाल रहेगा, या तो कहां से होकर नहीं गुजरती है। सबसे पहला नए वाला, सबको कहने का आदत हो गया ना, तो नई वाला वो भी पूछ रहा है। इसके अलावा और क्या पूछ देगा? आईएसटी कहां से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आईएसटी का नाम सुने हैं कि नहीं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से? 5 याद करना है तो क्या करिएगा? उमा की छतरी उड़ी आंधी में, ठीक है। कैसे याद करिएगा? उमा की छतरी उड़ी आंधी में, हाँ जी। उससे क्या होगा? हाँ, यूपी, एम से एमपी, 36 छतरी से देखिए छत्तीसगढ़, उड़ी से हाँ उड़ीसा, आंधी से आंध्र प्रदेश। 5 आ गया, 5 राज्य। इसके अलावा और आता है कि कहां से होकर एकदम एग्जैक्ट गुजरती है, तो कोई मिर्जापुर कहेगा और कोई नैनी कहेगा, ठीक है। तो दोनों सही है, ऑप्शन के आधार पे नहीं, दोनों सही है। डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है। दोनों सही है, क्योंकि 2 टाइम पहले हुआ करता था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे 2 टाइम थे, उन्हीं के द्वारा ये सब विवाद करके गया है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, दोनों ही सही होता है। एनसीईआरटी बोलता है मिर्जापुर से होकर गुजर रही है ना, तो वो भी सही है। तो जो ज्यादा मान्य है, सरकार जो बोल रहा है उसी का वेबसाइट मान लेते हैं, उसी का दस्तावेज को मान लेते हैं, तो मिर्जापुर सही होगा। लेकिन क्या नैनी गलत है? नैनी भी सही है, ठीक है, गलत नहीं है। तो ये आपको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो इलाहाबाद कहीं पास नैनी नामक स्थान है। इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, कोई बोल देता है कि कर्क रेखा झारखंड में कहां से होकर गुजर रही है, एक बोल दिया रांची से होकर गुजर रही है जी, रांची से। दूसरा बोलेगा तुमको नहीं पता है, कांके से होकर गुजर रही है। गलत है क्या? कांके का कोई गांव होगा, वहां से होकर गुजर रहा है, तो वो गलत है क्या?
सब सही है। तो वहीं पे लिखा होता है मुस्कुराइए आप कर्क रेखा से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, घूमने का जगह है, जाइएगा। खैर चलिए, तो ये सब तो चलता रहे, तो इसका मतलब क्या है कि मैप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन जैसे बता देंगे वैसे आप देखिएगा मानचित्र में, और एकदम डिटेल में पढ़ना भी नहीं, लास्ट में जब सोने के समय देख लीजिएगा। जब सोने जाइएगा उस समय मानचित्र को देख के सोइएगा, तो क्या होगा, वर्ल्ड टूर होगा रात्रि में, स्विट्जरलैंड, ठीक है, कभी चले गए यूक्रेन, पता चला, उसके बाद कभी कभी तालिबान, अरे वहां से भागो। ठीक है, तो देखिएगा कि वर्ल्ड मैप भी इंपॉर्टेंट होता है, वहां से सवाल भी रहता है। इसके अलावे आप देखिएगा, हर रंग कुछ कहता है, और रंगों से खेलने का अपना मजा है। बोलता दाग अच्छे हैं, तो याद रखिएगा फिजिकल मानचित्र में हर रंग कुछ कहता है। ब्राउन किसके लिए दिखाया जाता है, पहाड़ को, और उसमें भी बोलिएगा डीप है कि लाइट है, उसका भी मीनिंग होता है। ऊंचाई के आधार पे, गहरा एकदम होगा तो ज्यादा ऊंचा, और कम होगा तो कम ऊंचा, ऐसे करके होगा। इसके अलावे और देखिएगा कि ग्रीन होगा तो क्या दिखाएगा, मैदान दिखाएगा। येलो होगा तो क्या दिखाएगा, मरुस्थल दिखाएगा। देख लीजिएगा, अलग अलग कलर, अलग अलग। इसके अलावा एक ब्लू, हनी सिंह नहीं बताया आप लोग को जी, क्या है, ब्लू है पानी, पानी अब क्या, वही तो बता दिया है। हाँ, महासागर को दिखाना है क्या, ब्लू है, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं पृथ्वी को। क्यों कहते हैं, आपका स्क्रीन भी ब्लू है, देखिए। तो याद रखिएगा, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ब्लू होगा। और ऊंचाई कहां से मापते हैं, सागर तल से मापते हैं, 0 होगा। देखिएगा आप मैप में लीजेंड दिया हुआ रहता है वहां पे, तो लीजेंड में आप देखिएगा कि 0 रहेगा। 0 से जैसे ही नीचे जाइएगा तो माइनस में चला जाएगा। जैसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान कौन सा, माउंट एवरेस्ट। कितना है हाइट, 8,848 है। मानचित्र में हम आपको दिखा देंगे, है ना, सर्वे ऑफ इंडिया यही मान रहा है। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया मान रहा है उसी को हम मानते हैं, ठीक है। सरकार जो मान रहा है हम लोग भी उसी को मानते हैं। इसके अलावा डीपेस्ट प्लेस कौन सा है, डीपेस्ट प्लेस मैरियाना ट्रेंच। कहां पे है, प्रशांत महासागर में है। कितना डेप्थ है, 11,033 मीटर है, ठीक है। अब बताएं लोएस्ट प्लेस कौन सा है, लोएस्ट प्लेस, डीपेस्ट और लोएस्ट में अंतर होता है। लोएस्ट प्लेस डेड सी को बोला जाता है, मृत सागर को बोला जाता है। कहां पे है, इजराइल में है, देख लीजिएगा, है ना, इजराइल में है। तो ऐसा सवाल रहेगा किससे आपका सही होगा, तो मानचित्र का स्टडी करिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। लेक विक्टोरिया कहां पे है, डल लेक कहां पे है, सब वहां पे आपको मिलेगा। देखिएगा, डीपेस्ट मतलब सबसे नीचा, यानी सागर तल से नीचा, है ना। और सबसे गहरा कौन सा है, ठीक है। जैसे गहरा का बात करें तो एवरेज निकाला जाता है ना, कि लैंड भी है और ओशन भी है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के बोला सबसे गहरा कौन सा है। तो ऐसे हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ तो लैंड को देखते हैं, स्थल का बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल पृथ्वी का बात कर रहा है तो सबसे गहरा स्थान कहाँ पे, ओशन पे है, तो उसको बोलते हैं डीपेस्ट है और लोएस्ट है, ठीक है। सागर तल से ही हाइट मापा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा वहीं पे, तो लेक्स वगैरह वाले में भी आपका आएगा, तो याद रखिएगा, यहां से सवाल आपका रहता है। अब आगे मैप को बाद में देखेंगे, आगे चलते हैं। आगे जब आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी यदि बात करते हैं, तो ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है इसका 2 भाग, मेनली ज्योग्राफी का 2 ही भाग होता है, 2 ही ब्रांचेज होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या स्टडी करेगा, तो भौतिक पर्यावरण जो है पृथ्वी पर विद्यमान जो भौतिक पर्यावरण उसका स्टडी कौन करेगा, भौतिक भूगोल करता है, ठीक है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगी हम देख लेते हैं। पृथ्वी पर आप बताइए कि पृथ्वी पर क्या क्या चीजें,
सबसे पहले तो चट्टान है जी, चट्टान है ना, रॉक्स है। और आकार कैसा है पृथ्वी का? पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड बोलते हैं ना, टेक्निकल टर्म ही बोला जाता है जियोइड। ऐसे मंडलाकार भी बोल सकते हैं, स्फेरिकल भी बोला जाता है, मंडलाकार। और चट्टान को क्या बोलते हैं? लिथो भी कहा जाता है, लिथो। चट्टान है और मंडलाकार आकृति लिया, क्या बनेगा? लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। और क्या है? एयर है, एयर है, एयर को एटम बोलते हैं। और आकार कैसा है? मंडलाकार, तो क्या बनेगा? एटमोस्फेयर। और क्या है? वाटर है, हाइड्रो बोला जाता है, हाइड्रो से हाइड्रोस्फेयर। और जहां पे तीनों मिल रहा है, जहां पे तीनों का इंटरेक्शन है, जहां पे मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। हाँ, अरे सही बोल रहे हैं भाई, जैव मंडल है ना, जैव मंडल। क्या करिएगा, यही तो चल ही रहा है ना, तो हिंदी रहने दिया है ना, तो इंग्लिश रहने दिया, इंग्लिश चल रहा है। तो जो चल रहा है उसी का बात करते हैं। ये स्थल मंडल, हाँ, ये वायुमंडल, ये वायुमंडल हो गया, और जल मंडल हो गया, और जैव मंडल है। यही स्टडी किया जाता है किसके अंतर्गत? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। अब जब मानव आया, अब जब मानव आया तो मानव को सबसे पहले भूख लगता है, कहीं भी जाएगा सबसे पहले भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, ठीक है ना। सबसे पहले भूख लगता है। आप एग्जाम देने के लिए भी जाते हैं, सबसे पहले क्या होटल मिलेगा कि नहीं, यहीं से देख लेते हैं, हाँ बगल में होटल है कि नहीं, क्योंकि रहने के लिए तो स्टेशन काफी है ना। याद रखिएगा, मानव जब पृथ्वी पर आया तो देखा कि भूख लगा है, जंगल देखा कि बना हुआ है ना, पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा, जंगल में गया, अभी में बेर मिल जाएगा आसानी से, है ना, तो गया, कंद मूल फल इसको मिल गया। तो मानव का पहला क्रियाकलाप जो है क्या बोलते हैं? फूड एंड गैदरिंग बोलते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सा है? एग्रीकल्चर है ना, फूड एंड गैदरिंग बोला जाता है। इसके अलावा माइनिंग कहा जाता है, इसके अलावा फिशरी कहा जाता है ना, फिशिंग कहा जाता है। तो जो प्रकृति से मिला उसका आप उपयोग किए, प्राइमरी एक्टिविटी। और प्राइमरी के बिना सेकेंडरी नहीं होता है। दूसरा फिर क्या हुआ? सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं, यानी जो प्रकृति से मिला उसमें हम बदलाव किए और उसका उपयोग किए, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, है ना। द्वितीय क्रियाकलाप बोलते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होगा कि जो नेचर से मिला उसमें बदलाव किए। जैसे लकड़ी हम लोग को मिला, ईंधन का लकड़ी यदि ऑप्शन में रहा तो क्या करिएगा? प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। कुर्सी टेबल होगा तो सेकेंडरी, क्योंकि हम उसमें बदलाव के, मानव अपनी बुद्धि विवेक से क्या कर सकता है? प्राकृतिक संसाधन में बदलाव कर सकता है, अपनी आवश्यकता और अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग किसके अंतर्गत आएगा? सेकेंडरी। तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है वो, जैसे मक्का, मक्का कितना 10 या 20 रुपए केजी, उसी का कॉर्नफ्लेक्स 400 रुपए खरीदते हैं ना। हाँ, पॉपकॉर्न देखिए बहुत अच्छा, और अलग अलग टाइप का पॉपकॉर्न है, डंठल वाला पॉपकॉर्न भी मिलता है ना। जिसको नहीं पता है वही कहता है ना। पहली बार दिल्ली जब गए थे तो बोलते हुए सुने थे, किसी का नाम नहीं लेंगे, अंकल डंठल वाला पॉपकॉर्न दीजिएगा, है ना। तो जिसको पता ही नहीं उसको क्या पता, हाँ ले लीजिए, हाँ चलिए ठीक है ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे करते हैं। उसके अलावा टर्सरी भी होता है, और ज्यादा एडवांस हो जाएगा। सेवा सेक्टर, सर्विसेज जो है उसको क्या कहते हैं? टर्सरी एक्टिविटी, ठीक है ना। और सेवा का कोई मूल्य नहीं लगा सकता है। आपको कोई सेवा दे रहा है, उसका आप मूल्य नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आप बोलिए कि सेवा का मूल्य नहीं लगाते, बिना सेवा का तुम चलेगा, तो जीवन जीने के लिए आवश्यकता का जरूरत है तो उसके लिए आप दे रहे हैं, लेकिन सेवा का कोई मूल्य नहीं लगा सकता है ना, उसको तौल नहीं सकते हैं।
तो बहुत लोगों से आप सेवा लेते हैं, बहुत से आसपास पड़ोस से आप सेवा लेते हैं, हम लोग भी सेवा दे रहे हैं, टीचर भी आपको सेवा देते हैं, वकील भी सेवा देते हैं, अलग अलग लोग हैं, आप उनसे सेवा लेते हैं, है ना। तो किसके अंतर, बैंकिंग सेवा है, फाइनेंस है, ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत है, टर्सरी। इसके अलावा फोर्थ भी होता है, चतुर्थक क्रियाकलाप बोलते हैं, कौन सा, एडवांस वाला, एडवांस सलाहकार वगैरह लोग जो होते हैं। पांचवा भी होता है, किस टाइप का, विशेष सलाहकार, एनएसए, अजीत डोभाल टाइप के लोग, है ना, जो विशेष प्रकार के प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, वो सब का भी सलाहकार, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बैठे हुए हैं, तो उसको क्या करते हैं, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत भी कहा जाता है। तो याद रखते हैं, सबसे पहले मानव आया, धीरे धीरे जनसंख्या का विकास हो गया, ग्रोथ और डेवलपमेंट देखिए आपके पास दिख रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ मानव का, कैसे कैसे बना। इसके अलावा क्या है, जनसंख्या बढ़ा, तो जनसंख्या का भी स्टडी सेंसस के अंतर्गत करते हैं, पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं। इसके अलावा अलग अलग जनजातियों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे सवाल ही पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जनजातियां भारत में कौन सी है, कौन है, भील है, ठीक है, नया जो सेंसस है उसके अनुसार भील है, पहले गोंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड भी बोला जाता है, हम लोग देखेंगे गोंडवाना लैंड का, तो भील है, समझ में आया बात। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि टाडा जनजाति कहाँ पे रहती है, अलग अलग जगह पे जनजातियां निवास करती है, झारखंड में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, ठीक है, संथाल है। इसके अलावा दूसरे स्तर पे कौन सा है, तीसरे स्तर पे कौन सा है, ऐसा भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। इसका निवास स्थान कहाँ पे है, यानी जनजातियां और उसका वितरण कहाँ पे है, बुशमैन कहाँ पे निवास करता है, एस्किमो कहाँ पे निवास करता है, कालाहारी में बुशमैन मिलेगा, ठीक है। मसाई जनजाति कहाँ पे निवास करती है, जाइएगा मध्य एशिया में निवास करता है ना, अलग जगह पे अलग अलग जनजातियां। तो ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन का ही बात करता है, या तो लैंड का हो या तो जनजातीय का। इसके अलावा अर्थव्यवस्था हम आपको बता दिए, अभी बताए थे कि कहाँ कहाँ पे क्या है। इसके अलावा कौन कौन सा फसल कहाँ पे होगा, इसका भी डिटेल में। चाय पर्वतीय क्षेत्रों में ही होता है, आसाम चाय के लिए जाना जाता है ना, तो अलग अलग प्लेसेस जो है वो अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्लोरा और फाउना भी मिलता है। जैसे एशियाटिक शेर कहाँ पे पाया जाता है, गिर में पाया जाता है, तो अलग अलग स्थान भी होता है जीव जंतुओं का, तो उसका भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा क्या है, देखिए संस्कृति का भी स्टडी करते हैं। अब बोलिएगा कल्चर क्या होता है, तो वे ऑफ लाइफ होता है। कल्चर का मतलब वे ऑफ लाइफ होता है, इसमें आपका जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक सब कुछ शामिल होता है। आपका नाच गान, खान पान, रहन सहन, पहनावा, सब कुछ संस्कृति में शामिल होता है। तो आप देखिएगा कि ज्योग्राफी का दो ही पार्ट है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में देखिए क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या स्टडी करेगा, लिथोस्फीयर का स्टडी करेगा, कैसे पृथ्वी बना, इस पे जो घटनाएं घटित हो रही है, ज्वालामुखी आ रहा है, भूकंप आ रहा है, पर्वत का निर्माण हुआ, ये सब का स्टडी किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा किस स्थान पे कौन सी जलवायु है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एटमोस्फेयर आ गया, एटमोस्फेयर में क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, सबका स्टडी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा ओशनोग्राफी, ठीक है, कितना ओशन है, वाटर बॉडीज का स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जैव भूगोल और सॉइल का भी स्टडी इसके अंतर्गत किया जाता है, कौन कौन सा जीव जंतु है, इसी के अंतर्गत सॉइल भी आ जाता है। इसके अलावा यही वाला पैटर्न अब मानव भूगोल में बात करते हैं। आपको बताए कि मानव और इन्वायरमेंट के बीच क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसका स्टडी करेगा। अब यही वाला पैटर्न आपका इंडिया में भी आ जाएगा। देखिए इंडियन ज्योग्राफी में क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का जहां तक बात करें, यह है आपका इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आएगा, तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। नाम, कितना नाम है, 4-5 नाम तो आपको भी पता होना चाहिए। क्या क्या है, आर्यावर्त, भारत खंडे, जम्मू द्वीपे, भारत वर्षे, है ना। हाँ, सरस्वती पूजा में नाम नहीं आया था क्या, आया था, नहीं आया था, नहीं आया था, ध्यान नहीं दिए थे, ऐसा समझिएगा, है ना, हर जगह पे आता है। फिर सामान्य परिचय कि इसका विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, दोनों के बीच अंतर कितना है,
कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, कौन सा सीमा कहाँ है, ये सब पढ़ते हैं। रेड क्लिफ कहाँ पे है, मैकमोहन लाइन कहाँ पे है, जीरो लाइन कहाँ पे, ये सब स्टडी करते हैं। तो पहला तो ये हो गया सामान्य परिचय। दूसरा जलवायु का जहां तक बात करें, मॉनसून पढ़ते हैं, ठीक है। मॉनसून और मौसम जो है उसका रिलेशन किसके साथ है, तो परिवर्तन के साथ है। अचानक से परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तनशील है, तो मॉनसून का स्टडी करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मौसम की तरह काहे का, ठीक है ना। हाँ, समझ जाइए, बस उतना ही है। इसके अलावा चक्रवात वगैरह का स्टडी इसके अंतर्गत करेंगे। ओशिनोग्राफी का जहां तक बात करें, इंडिया में क्या पढ़ेंगे, रिवर और ड्रेनेज सिस्टम का बात करेंगे। कौन कौन सा नदी है, किस प्रकार का है, ये पेरिनियल है या मानसूनी है ना। पेरिनियल का मतलब हो जाए सालों भर जिसमें पानी रहता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नदियां ऐसी होगी जिसमें गर्मी के मौसम में पानी क्या होगा, सूख जाता है, ये है। इसके अलावा उसका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इंटरलिंकेज जो रिवर्स है इसका भी बात किया जाता है। यही सब आप पढ़िएगा। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है ये। आइए, इसके अलावा सॉइल कैसा है, रेड सॉइल कहाँ पे मिलेगा, ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलेगा। जैसे झारखंड ही है तो झारखंड में भी रेड सॉइल, सबसे ज्यादा कौन सा सॉइल मिलता है, रेड सॉइल पाया जाता है। रेड सॉइल क्यों पाया जाता है, ये डिसाइड होगा कि चट्टान कैसा है, मिट्टी किसी पे क्या पाया जाएगा, कहां पे क्या मिट्टी मिलेगा, क्या कौन डिसाइड करेगा, पेरेंट मटेरियल यानी चट्टान। चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टान 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, और तीसरा क्या है, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। सबसे पहले किसका निर्माण, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। किसके आधार पे है, वो जम कहां पे रहा है। मैं अब बात करते हैं कि मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है। मोल्टेन हॉट मटेरियल विद इन द अर्थ इज नोन एज मैग्मा। जो गर्म पदार्थ है, गर्म चट्टान का पदार्थ है धरातल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, मैग्मा। आफ्टर राइजिंग टू द सरफेस इज नोन एज लावा। जब सरफेस के ऊपर आएगा, जमेगा, तो इसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। अब लावा जो है या मैग्मा है, वो धरातल के अंदर जमा कि ऊपर जमा, ठीक है। यदि अंदर जमेगा तो ग्रेनाइट बनेगा, ग्रेन पाया जाता है उसमें, ठीक है, रवेदार होता है, तो उसमें कण देखेगा कि बड़ा बड़ा होगा। ऊपर में आके जमेगा तो क्रिस्टल डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसको बेसाल्ट कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान का 2 रूप, एक को ग्रेनाइट बोलते हैं, दूसरा को बेसाल्ट बोलते हैं। ग्रेनाइट झारखंड में ज्यादा है, और कहीं किसी भी क्षेत्र में यदि ग्रेनाइट है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ऊपर वाला पोर्शन उड़ गया। ऊपर वाला पोर्शन क्या है, अपर्दित हो गया। अपक्षय और अपर्दन में अंतर होता है। चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है, लेकिन चट्टानों का टूटना और मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना है ना, परिवहन हो जाना, उसको क्या कहते हैं, उसको अपर्दन कहा जाता है, ठीक है। तो अपर्दन का अलग अलग एजेंट होता है। नदियां, हिमनद, इसके अलावा भूमिगत जल, ये सब क्या है, इसका दूत होता है। एजेंट का काम क्या है, इधर से उधर करना। LIC का एजेंट इधर से उधर आपके पास से प्रीमियम ले गया और आपके पास आके थमा दिया, ठीक है, रखिए आप, फिर आएगा जब समय तो फिर लेके जाएगा। तो ये है आपका, देखिएगा। तो ग्रेनाइट कहीं पे, इसका मतलब क्या, ऊपर वाला जो परत है वो उड़ गया, अपर्दित हो गया। झारखंड में सबसे ज्यादा क्या है, ग्रेनाइट है। इसका मतलब क्या, झारखंड बरसों से ही अपर्दन से प्रभावित रहा है। और झारखंड जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंतर्गत आता है, यह हिमालय के उत्पत्ति के साथ इसका जुड़ाव दिखता है। 3 अपलिफ्टमेंट हुआ है हिमालय का। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय बना, उसके बाद मिडिल हिमालय बना, और सबसे रिसेंट में कौन बना है, शिवालिक बना है। तीनों हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, 300-300 मीटर झारखंड का छोटा नागपुर पठार भी ऊपर उठा है। और झारखंड का जो पश्चिमी भाग है, जिसको पाट प्रदेश के नाम से बोलते हैं, रांची का पश्चिमी भाग जिसको पाट प्रदेश बोलते हैं, उसका हाइट 900 से 1200 मीटर औसत हाइट आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। 900 से 1200 मीटर है, तो सबसे ऊंचा स्थान वही है। बाकी पारसनाथ आप लोग जानते हैं कि सबसे उच्चतम बिंदु है वो, ठीक है, उच्चतम बिंदु वो है, लेकिन स्थान का बात करता है तो पाट प्रदेश को बोला जाता है। तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट है। और ग्रेनाइट के टूटने से कौन सा मिट्टी बनेगा, तो ग्रेनाइट के टूटने से रेड सॉइल बनेगा। अब बताइए 90% भाग पर कौन सा सॉइल, रेड सॉइल है।
कहीं कहीं पे क्या मिलेगा, येलो सॉइल भी देखते हैं कि पीली मिट्टी भी है। तो पीली मिट्टी केमिकल रिएक्शन हुआ, जहां पे वाटर का अवेलेबिलिटी है, जहां पे जल उपलब्ध है, वहां पे क्या होगा, उसके साथ केमिकल रिएक्शन होगा, इसके कारण वो लाल मिट्टी जो है वो पीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा एग्जांपल, जहां पे बेसाल्ट होगा, तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को ही रेगुर सॉइल कहा जाता है। क्योंकि कपास की फसल अच्छी होती है, इसलिए कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो देखेगा कि रेगुर सॉइल भी रहेगा और कपासी मिट्टी भी रहेगा। एक और नाम आता है जिसको बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। क्योंकि जल के साथ जब संपर्क होगा तो काली मिट्टी चिपचिपा हो जाता है। जब जल के साथ संपर्क नहीं होगा, सूख जाएगा, तो क्या है कि उसमें दरार पड़ जाएगा, तो लगेगा कि खुद ब खुद इसमें जुताई हो गया। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है। अब देखिए झारखंड का ही बात करते हैं। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, राजमहल के क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो राजमहल के क्षेत्रों में क्रिटेशियस पीरियड में ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, तो वहां पे बेसाल्ट निकला है और वहां पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र का क्षेत्र देखिएगा, यदि इंडियन ज्योग्राफी या इंडिया के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश से होकर गुजरती है, ठीक है। वहां पे जो फॉल्ट हुआ, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया तो एक फॉल्ट बना, यानी वर्टिकल मूवमेंट हो गया उसका, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। वहां पे एक फॉल्ट बना, उसके कारण क्या, वहां से मैग्मा बाहर निकला, और मैग्मा जब बाहर निकला बेसाल्ट के रूप में और पूरा ही दक्कन के पठार में फैल गया है, तो उस वहां पे बेसाल्ट पाया जाता है। और पूरा डेक्कन प्लेटू में बेसाल्ट के अपक्षय होने के कारण काली मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। और इसीलिए कभी कभी आप देखिएगा कि डेक्कन ट्रैप शब्द भी यूज होता है, ठीक है। ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ी नुमा आकृति। क्योंकि मैग्मा का या लावा का जो फ्लो हुआ है एक पीरियड में नहीं हुआ है, अलग अलग पीरियड में हुआ है, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जमा होने के कारण सीढ़ी नुमा आकृति हुआ है, तो उसी को डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। कोई भी ऐसा चीज नहीं है ना जो कि अनसुना है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा बाधा आप खुद हैं अपने रिजल्ट में, ठीक है। देखिएगा सब आपको, जितना भी बात की, एक भी बात नहीं होगा कि आप नहीं जानते होंगे। आप हाँ में हाँ मिला भी रहे, थोड़ा सा खाली उसको क्या है, डिटेल में देख लेना है। समझ में आया बात, यहाँ पे ये करेंगे। इसके अलावा और मिट्टी भी बता दिए, ये पढ़ेंगे आगे। मिट्टी का जो सबसे ऊपरी परत है ना, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पौधों में वृद्धि के लिए वही आवश्यक है, उसी से सब कुछ मिलता है। यदि वो उड़ गया इसका मतलब खराब। तो मिट्टी का क्या होता है, अपक्षय भी होता है, और वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इसके कारण क्या है, मिट्टी को भी क्या बोलते हैं, रिसोर्स। क्योंकि रिसोर्स का डेफिनेशन पहले हम आपको बता चुके हैं कि वैसा वस्तु प्रकृति द्वारा प्राप्त जो मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। तो आप बोलिएगा कि क्या जहर भी है, हाँ है, वो भी है, यदि वो आवश्यकता को पूरा कर रहा है तो। अब कोई व्यक्ति बोलेगा इससे, तो व्यक्ति का ये खराब, वो खाने के लिए थोड़ी है जी, कीड़ा मारने के लिए है। अब कोई खा लिया तो इसका क्या, झारखंड में है ना, CIP भी है, ऐसे लोग को भेजवा दीजिएगा, है ना। हाँ वही हॉस्पिटल जो जान रहे हैं आप लोग। और कहाँ पे, आगरा में भी है, क्योंकि पागल ज्यादा होता है वहां पे, है ना, ताजमहल है इसके कारण, तो पकड़ के वहां पे, है ना। अब देखिए यहीं पे ये भी आते हैं, मानव भूगोल में क्या वही पढ़ रहा है जो वहां पे बताए थे। जनसंख्या होगा, सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इस बार जनसंख्या हो रहा है नहीं, हमारे प्रधानमंत्री के जैसा कहीं के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। बोले कहा है कि इतना पैसा खर्चा होगा, वैक्सीन लगाया ना जी, बच्चा को भी लगाया, बूढ़ा को भी लगाया, सबको लगाया, तो जनगणना तो हो गया, क्या खर्चा करना है, हाँ सही है ना। हाँ तो वैक्सीन सबको लगा है, किसी का छूटा है क्या, तो गिनने का क्या जरूरत, छूटा है, इसका भी लग जाएगा, क्या लग जाएगा। अब जो नहीं बोल रहा है कि इससे सरकार के नीति का विरोध ही करना है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, है ना। लेकिन समझिएगा, इसके अलावा जनसंख्या आ गया, तत्कालिक जनगणना। अब जनगणना में देखेगा कि इतिहास पढ़ेगा, तो सबसे पहला इतिहास का जहां तक बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। चाणक्य के काल में देखेगा कि अर्थशास्त्र है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र, जानते होंगे, वहां पे मिलता है।
इसके अलावा आईने अकबरी में भी मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेज आया था तो अंग्रेज भी करता था, देखिएगा 1872 में सबसे पहले हुआ था, लेकिन सबको शामिल नहीं किया गया था। किसको करता था? युवा को करता। क्या पुलिस बनाना था? पुलिस के अलावा कुछ मिलता था क्या? हाँ, चौकीदार बनाना था। उस सूबेदार से ज्यादा पद था क्या इंडियन को? नहीं था। तो देखिएगा इसके अलावा क्या है? ट्राइब्स कौन सा, कहाँ पे जनजाति? अभी आपको बताया संथाल कहाँ पे, मुंडा कहाँ पे। 32 जनजाति तो झारखंड में ही। आदिम जनजाति और जनजाति ऐसा करके है ना, 8 आदिम जनजाति। सबसे प्राचीन कौन सा? हाँ देखिए, कहेंगे कहीं झारखंड पढ़ाने नहीं ना, नहीं भाई झारखंड इधर चलते हैं ना। ठीक है, तो ट्राइब्स आ गया। सेटलमेंट 2 प्रकार, गांव और शहर। डिवीजन किसके आधार पे? वर्षों से आपको पता है, उसको नजरअंदाज सिर्फ करते हैं, और जो लोग पकड़ लिया आपसे बेहतर बन जाता है। विदेश वाला लोग क्या किया है? हम लोग का जो वेद पुराण है उसी का स्टडी किया है, और अंग्रेज से ज्यादा कोई नहीं किया। जेम्स प्रिंसेप क्या किया था? लिपि को पढ़ा था जी, उसका काम ही क्या था? यही सब काम करना था। जेम्स प्रिंसेप भी पढ़ा था ना सबसे पहले। तो याद रखिएगा कि सेटलमेंट क्या है, किसके आधार पे वर्गीकरण किया गया था? काम के आधार पे तो वर्षों से वर्गीकरण किया हुआ है जी। ग्रामीण इनकम भी नहीं, काम देखेगा ना। इनकम क्या है? इनकम वहां का वाला लोग, गांव का लोग नहीं कमाता है क्या? शहर के लोग से ज्यादा कमा रहा है, तब भी उसको ग्रामीण बोलते। मुखिया कम कमाता है गांव का, हाँ, वहां का एमपी कम कमाते हैं, लेकिन तब भी बोलते कहाँ रहता है? गांव में रहता है। तो काम के आधार पर वर्गीकरण है। जाइएगा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। गांव कहीं भी सोए सोए कहीं पे पहुंच गए, मान ली कहीं पे जा रहे हैं और आप रास्ता भटक गए, सुबह नींद खुला, देखे कि सुबह सुबह ही उठा हुआ मुरेठा बांध करके जा रहा है, जियो हो बिहार के लाला। कहाँ पहुंच गए? हाँ मोतिहारी। देखे पहुंचे, हाँ अपना घर पहुंचे है ना, मोतिहारी पहुंचे। तो देखिएगा कि खेती वाले लोग खेत में सब काम कर रहे हैं, देखिएगा समझ में आ गया कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्र हम पहुंच गए। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आपका ट्रेन गुजरा, देखिए कि सूट वाला लोग दिख रहा है। ठीक है, पैटर्न, मकान का पैटर्न से भी पता करें। गांव जाइएगा तो देखेगा सिमिलर मिलेगा। गांव में असमानता कम है जी, शहर में असमानता ज्यादा है। सबका यदि खपड़ेल है तो खपड़ेल खपड़ेल पूरा दिखेगा। ठीक है, घास फूस वाला कच्चा मकान और पक्का मकान आपको दिखेगा। जैसे ही आइएगा शहर के तरफ, स्काईस्क्रीपर दिखाई पड़ना शुरू करेगा, है ना। और यहाँ से असमानता बहुत ज्यादा दिखता है। एक का तो झुग्गी है, दूसरे के पास 100 तल्ला मकान है, यहाँ पे असमानता दिखेगा। तो काम के आधार पे देखिए, यहाँ का लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, और शहरी क्षेत्र में रहते हैं या तो द्वितीय क्रियाकलाप में लगे होंगे, या तो तृतीय क्रियाकलाप में रहेंगे, या तो चतुर्थक रहेंगे, या तो पंचम रहेंगे। तो ग्रामीण का लोग प्राथमिक क्रियाकलाप, इसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। देखिएगा ग्रामीण और शहर अधिवास का बात करेगा, अलग अलग पैटर्न पे। तो टी टाइप का होगा, चौराहा का होगा, ऐसा करके जहां जहां पे सेटलमेंट होगा उसका स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो बताना नहीं, आपको बता चुके हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, फाइल, क्रॉप, ठीक है ना, 3 प्रकार का होता है, रबी, खरीफ और जायद, है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट का स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, ठीक है ना, रिसोर्सेस, शक्ति संसाधन, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण तो बहुत जरूरी, ठीक है। तो ये है आपका। अब बोलिए कि इतना हम लोग को पढ़ना है, इसी से कुरेद के हम लोग पढ़ेंगे, इसी से तो निकाल निकाल के पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बुक उठाइएगा, इतना से ज्यादा रहेगा तो कल मिलेगा। हम तो कहीं भी अवेलेबल है, नीचे रहते हैं। कुछ लोग तो देखते भी थे, करता क्या है, खाली आके बैठा रहता, पढ़ाता उड़ाता है कि नहीं। सबका दिन आता है ना, है ना। हाँ, तो सबका दिन आता है, जब आएगा तो फिर देखेंगे। तो समझ में आई ये वाला बात। आगे हम लोग यूनिवर्स चले क्या? ये तो समझ में आ गया ना। चलते हैं यूनिवर्स की ओर। चलिए देखिए, हम जो बात कर रहे थे, जिसके लिए किसको जिम्मेदार समझिएगा, इधर ये नहीं है ना, इनको जिम्मेदार समझिएगा। क्योंकि मेरा ये यहाँ पे तो अभी दिन रात देखे दिख रहा होगा, है ना, ये घूमता भी, लेकिन घूमा किसके कारण नहीं, हाँ ठीक है ना, इन्हीं के कारण घूमा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हम घुमा के दिखा देंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा
कि सनलाइट इधर से आ रहा है, गोलाकार है, आधा पे पड़ रहा है और आधा पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब यहीं पे हम आपको दिखा देते, पृथ्वी किधर से किधर घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ठीक है ना। वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, बाकी सब यदि आप ट्रेन पर जाएगा तो दूसरा लगेगा नहीं, ईस्ट घूम रहा है, पीछे भाग रहा है, अपोजिट में भागता है वो, ठीक है। कभी ऑब्जर्व किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा बाद में, यहाँ पे हम बताते हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तो जैसे ही वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा ना, सबसे पहले ये क्या है, ये वाला, ये जापान है, होसु होकाइडो शिकुकु क्यूशु 4 आइलैंड है जापान का। हाँ, तो चूंकि सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, तो सबसे पहले सूर्य को कौन देखता है, जापान का लोग, तो जापान को बोलते हैं सूर्योदय का देश, ठीक है। वर्टिकल रेज पड़ता है कहाँ पे, नॉर्वे पे। नॉर्वे सिर्फ नॉर्वे पे नहीं पड़ता है ना, पूरा ही वो अक्षांश है उस पे पड़ता है। लेकिन आपको पता है ना कि जो सबसे पहले आके, आम का बगीचा है और आप जाके आम लूट लिए, तो नाम किसका होगा, जो पहले लूटा। तो यहाँ का लोग थोड़ा ज्यादा तरक्की कर लिया था, तो अपने नाम करवा दिया, पेटेंट अपने नाम, तो जो अपने नाम पेटेंट करवा देगा उसी का नाम होगा ना। और जान लीजिएगा कि बचपन में यदि एक बार आपका नाम रखा गया, जिंदगी भर फिर वो वही रहेगा। हाँ, माने कि बोक्का रखा गया वही रहेगा ना, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे रखा गया कि उगते सूरज का देश कौन है, जापान। मध्यरात्रि में चमकने वाला देश कौन है, जो मध्यरात्रि को भी चमकता है, नॉर्वे में। समझ में आ रहा है बात। तो ये है आपका। नेक्स्ट हम स्लाइड जो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि यूनिवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में आपको क्या बताए थे कि जो भी आकाश में दिखाई पड़ेगा किसके अंतर्गत आएगा, यूनिवर्स। क्या क्या दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा तारा दिखाई पड़ेगा, ग्रह दिखाई पड़ेगा। हाँ, सूर्य उर्य अभी मत बोलिएगा ना, पत्ता खोलेंगे, लेकिन समय के साथ बोले ना, हर का समय आएगा। एक ही बार बता देंगे तो थोड़ा सा ये लगेगा। क्या आएगा, यहाँ पे तारा दिखाई पड़ेगा, इसके अलावा ग्रह दिखाई पड़ेगा, इसके अलावा और क्या दिखाई पड़ेगा, तो क्षुद्र ग्रह भी दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा और क्या है, निहारिका दिखाई पड़ेगा, गैलेक्सी दिखाई पड़ेगा। बोलिए क्या दिखा रहे, टिमटिमा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो पता चलेगा, ये तो सब दिखाई पड़ रहा है। ये रहा आपका सूर्य, सौरमंडल है, ये पूरा यूनिवर्स है जी। सौरमंडल सिर्फ कह रहे हैं, पूरा यूनिवर्स है। देखिए ये सन है, ये सब प्लेनेट है, ठीक है। प्लेनेट के अलावा इसका देखिएगा सब जितना भी है, सबका उपग्रह भी है, सैटेलाइट भी है। चंद्रमा के देखिए मून है, पृथ्वी का क्या है, मून है। चंद्रमा यहाँ दिख रहा है ना, ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून। मून इज द ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब बोले नेचुरल काहे का यूज करें, क्योंकि नासा भी बना रहा है सैटेलाइट, इसरो भी बना रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सैटेलाइट बना है। मार्स मिशन सुने ही होंगे आप लोग, मूवी भी आया है। चंद्रयान भी गया है ना, भास्कर भी गया है, तो बहुत सारा गया है। तो देखिएगा ये है आपका। इसके अलावा आगे हम लोग बात करते हैं कि ये सब गोल गोल घूम रहा है, ये सब क्या है, अरे गैलेक्सी है। ठीक है, ये बात करते हैं। ये वाला है, तो ये सारे को यूनिवर्स कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि यूनिवर्स का स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है, तो यूनिवर्स का स्टडी जो है, अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आपको बता दिए, कभी कभी आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि यूनिवर्स शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो क्रिश्चियन वुल्फ के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1730 ईस्वी में क्रिश्चियन वुल्फ के द्वारा सबसे पहले कॉस्मोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। कॉस्मोलॉजी का है ना। ब्रह्मांड तो आपको बताया ना कि ब्रह्मांड में क्या क्या शामिल है, सूर्य चंद्रमा तारा सारा कुछ शामिल है, ठीक है।
सूर्य चंद्रमा सभी का शामिल है। क्रिश्चियन वुल्फ, क्रिश्चियन वुल्फ, 1730 ईस्वी में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका आरंभ और अंत का पता है, अभी तक नहीं पता है। यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसका आरंभ कहाँ पे हुआ और अंत कहाँ पे, आज तक इसका सीमा का कभी अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया, ये समझिएगा। हाँ, ये समझिए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, सबको आप पता है। उसमें क्या बताया गया था? हाँ, E=mc² भी बताया गया था। इसके अलावे ये बोला गया था कि सभी जो गैलेक्सी हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चक्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जुड़े हुए हैं ग्रेविटी के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी पिंड दिखाई पड़ रहा है इसको क्या कहते हैं? आकाश में जो भी पिंड दिखाई पड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो आकाशीय पिंड कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, अब सूर्य जो है सबसे ज्यादा चमकदार है, सबसे नजदीक है। तारा तो बहुत कुछ है, बहुत सारा तारा है। अब बोलेगा कि सूर्य के अलावे भी तारा है, तो उसका एग्जाम्पल हम दे देंगे। सूर्य जो है पृथ्वी पर उष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। या तो आप बोल सकते हैं कि सौर मंडल का प्रधान सदस्य कौन है? सूर्य है, और यही उष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सूर्य चूंकि हम लोग के नजदीक है और सौर मंडल का प्रधान सदस्य है, इसीलिए हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त किए हैं और इससे हमको मतलब है। जैसे बहुत लोग आपको मिले होंगे, है ना, बहुत टीचर है, बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, लेकिन आप जहां पढ़ रहे हैं वहां का क्या व्यवस्था चल रहा है उससे आपको मतलब है, बाकी सबसे मतलब है क्या? नहीं मतलब है। उसी प्रकार बहुत सारा तारा है, सूर्य जो है प्रधान है, मुखिया है सौरमंडल का, इसीलिए हमको इससे मतलब है। अब बोलिएगा कि सर क्या और है? और है, ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा पोलर स्टार का बात करते हैं। पोलर स्टार प्राचीन समय में इसके मदद से दिशा की जानकारी प्राप्त की जाती। ठीक है, चूंकि यह उत्तर दिशा को दिखाता है इसीलिए इसको उत्तरी तारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि चूंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है ना, तो सब तारा जो है वो ईस्ट टू वेस्ट दिखाई पड़ेगा। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अभी आपको बताए, गाड़ी से आप जाइएगा, जब आप जा रहे होंगे तो आप जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो दिखेगा कि पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो उसी प्रकार से चूंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है तो ये दिखाई पड़ेगा कि ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो आप देखिएगा कि ये भी ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। अब इसमें यहां पे बात कर रहे हैं कि सूर्य के अलावे क्या है? ध्रुव तारा है। अब ध्रुव तारा पृथ्वी के ध्रुवों से जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है, और जो भी 90 डिग्री का कोण बना, यदि कोई सीधा है और मूव करेगा तो ये वाला पॉइंट कभी नहीं। और एक्चुअल यदि दिशा का बात करते हैं, ईस्ट और वेस्ट क्या है? झूठा दिशा है। ईस्ट और वेस्ट जो है झूठा दिशा है आपको भ्रमित करने के लिए। ईस्ट और वेस्ट कोई दिशा नहीं है, ये परिवर्तनशील दिशाएं हैं। मेरे डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ ये दिशा बदल जाएगा। अभी हम ये है, मेरा ये सर जो है वो नॉर्थ की ओर है और पैर जो है साउथ की ओर है। ये दायां हाथ जो है वो ईस्ट बताता है और बायां हाथ वेस्ट बताता है। हम इधर घूम जाएंगे, देखिए ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और घूमेंगे तो ये तो क्या है? एग्जैक्ट आपको किसी को लोकेशन बताना है तो क्या बताइएगा? वैसा जगह बताइएगा जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप किसी को लोकेशन बता रहे हैं, आप अपने घर का लोकेशन बता रहे हैं, और घर का लोकेशन पे मान लिया कि रामू चाय वाला है, चाय बेचता है रोज। और जिस दिन आपके घर में मित्र आ रहे हैं और रामू चाय वाला दुकान बंद करके गायब, कहाँ खोजेगा रामू चाय वाला को जी? तो आप क्या बोलते हैं कि देखो ऐसा करना कि एक चौराहा मिलेगा, चौराहा पे हनुमान जी का मंदिर होगा, या कोई पिलर बताते हैं कि जो कभी चेंज नहीं होता है, रिलायंस फ्रेश होगा, वो जो बदले नहीं, वैसा चीज बताते हैं। तो उसी प्रकार से कोई भी लोकेशन यदि बताना है तो वैसा चीज को लिया जाएगा जो कभी बदलता नहीं है। तो चूंकि
जो ध्रुव तारा है वो पृथ्वी के ध्रुवों से 90 डिग्री का कोण बनाता है और कभी भी वो स्थान परिवर्तित नहीं करता है। आसानी से आप उसको देख सकते हैं। इसीलिए लोकेशन को बताने के लिए ध्रुव तारा का सहारा लिया जाता था। आपको जानकारी नहीं है तो क्या जो पहले कोलंबस थी उनको भी दिशा का जानकारी नहीं था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? कोलंबस के द्वारा। जब वो पहुंची थी तो क्या बोली, हम इंडिया पहुंचे, इंडिया पहुंचे हैं। बाद में पता चला कि इंडिया नहीं पहुंचे हैं, आपको तो दिशा की जानकारी नहीं थी, कहां पहुंच गए? अमेरिका पहुंचे। ठीक है। बाद में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की जाती है। तो देखिएगा दिशा की जानकारी के लिए किसका उपयोग किया जाता था? ध्रुव तारा का सहायता लिया जाता था। तो ध्रुव तारा है। इसके अलावा प्रोक्सिमा सेंचुरी भी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है। ठीक है। और दूसरा सबसे निकट का तारा या सूर्य से सबसे निकट का तारा कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब दो तारे के बीच का दूरी या दो गैलेक्सी के बीच का दूरी किस में मापते हैं? लाइट ईयर में मापा जाता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष बोला जाता है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है। इंटर गैलेक्टिकल जो डिस्टेंस है उसको मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रकाश वर्ष का, लाइट ईयर्स का उपयोग किया जाता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर यदि होगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो 12 यदि होगा तो किलोमीटर हो गया, यदि 10⁻15 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसके अलावा कॉस्मोलॉजी भी बता दिए। अब आगे हम लोग जो देखते हैं कि सबसे पहले इसका नियमित अध्ययन किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले जहां तक बात करते हैं तो नियमित अध्ययन इसका टॉलेमी के द्वारा किया गया। इसका नाम आता है टॉलेमी का नाम आता है। टॉलेमी का। ठीक है। यहां पे देख लेते हैं हम लोग टॉलेमी। सबसे पहले टॉलेमी के द्वारा जियोसेंट्रिक मॉडल, ऊपर वाला मॉडल देख लीजिए आप लोग। ठीक है। ऊपर वाला जो मॉडल है जियोसेंट्रिक मॉडल है। ठीक है। अलग अलग कलर क्या है वो बता रहा है। देखिए ये कलर अर्थ को बता रहा है, मून को बता रहा है, मरकरी, वीनस, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न है। ठीक है। ये देख लीजिएगा। तो ये जो है जियोसेंट्रिक मॉडल है। जियोसेंट्रिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था ये सवाल पूछेगा। तो जियोसेंट्रिक मॉडल टॉलेमी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। टॉलेमी के द्वारा दिया। कब दिया गया था? तो 140 ईस्वी में दिया गया था। 140 ईयर में दिया गया था। 140 ईस्वी में जियोसेंट्रिक मॉडल दिया गया था। अब बात आता है कि जियोसेंट्रिक मॉडल बात क्या करता है? यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी है। ये देख लीजिए, यूनिवर्स के केंद्र में ये अर्थ है। जियोसेंट्रिक मॉडल बात करता है यूनिवर्स के केंद्र में अर्थ है। अब बात करते हैं कि ये तो अभी सही नहीं है। तो ठीक है, अभी सही नहीं है, लेकिन जिस समय यह दिया गया था उस समय सही था। कुछ नहीं था तो सबसे पहले नियमित अध्ययन, एक डायरेक्शन दिया कि ब्रह्मांड का भी अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा आता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है। 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी 1543 ईस्वी में किसके द्वारा दिया गया था? तो कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। यह थ्योरी क्या बात करता है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या बात करता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सौर मंडल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सौर मंडल की खोज भी कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। आपसे सवाल ही रहेगा कि सौर मंडल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब यहाँ पे और सवाल आएगा कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कॉपरनिकस से संबंधित
फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कॉपरनिक्स, फाउंडर ऑफ सोलर सिस्टम कॉपरनिक्स। ठीक है। इसके अलावे 1610 ईस्वी में इटली के खगोल शास्त्री, नहीं हाँ सॉरी गैलीलियो, इटली के खगोल शास्त्री 1610 ईस्वी में गैलीलियो हैं, और गैलीलियो के द्वारा क्या किया गया था, हाँ ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत है। ठीक है, ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत है। देखिए सूर्य है और पृथ्वी और सभी ग्रह क्या है, सूर्य का चक्कर लगाता था, ये कॉपरनिक्स वाला है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए गैलीलियो है, ये गैलीलियो है ना, गैलीलियो के द्वारा, और ये कॉपरनिक्स, ये कॉपरनिक्स, ये गैलीलियो। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। जब दूरबीन का आविष्कार कर लिया गया तो अंतरिक्ष या खगोल शास्त्र के अध्ययन में एक नया मोड़ ले गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये है आपका। इसके बाद 16वीं शताब्दी में ही आते हैं कौन, केपलर आते हैं। ठीक है, 16वीं शताब्दी में ही केपलर आते हैं। केपलर के द्वारा क्या दिया गया था, तो लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों के गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था, केपलर के द्वारा दिया गया था। ग्रहों के गति का नियम क्या बात करता है, तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ में करते हैं। इस दीर्घवृत्ताकार पथ को, इलिप्टिकल पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। अभी आपको दिखाए थे ऑर्बिट सबका, तो बोला जाता है कि केपलर सपोर्टेड द आइडियाज ऑफ कॉपरनिक्स एंड टोल्ड ऑल प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ, दिस पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ में करते हैं और इस पथ को ऑर्बिट या कक्षा कहा जाता है। समझ में आया, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 1820 ईस्वी में हर्सले के द्वारा, विलियम हर्सले का जिक्र आता है, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हैं। ये स्पष्ट किए कि आकाश गंगा जो है, गैलेक्सी जो है, वो ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है, मतलब छोटा सा एक हिस्सा है। जो गैलेक्सी है वो ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हर्सले का नाम याद रखिएगा। ठीक है, हर्सेल का नाम याद रखिएगा, हर्सले का नाम याद रखिएगा। इनका और जिक्र कहाँ पे आएगा, तो यूरेनस की खोज इसी के द्वारा किया गया था, विलियम हर्सेल को याद रखिएगा। इसके अलावा यहां तक जब बात करते हैं तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत इसके बाद समाप्त हो जाता है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत हर्सेल के बाद समाप्त हो जाता है। इसके अलावे आते हैं एडविन हबल, 1925 से 30 ईस्वी में आ जाते हैं एडविन हबल। हबल के द्वारा भी दूरबीन से देख करके यह बताया गया था कि दो आकाश गंगाओं की बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और यूनिवर्स लगातार क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो यूनिवर्स विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। किसके द्वारा किया गया था, तो एडविन हबल के द्वारा बताया गया था। यह उसी प्रकार विस्तारित हो रहा था जिस प्रकार से आप एक बलून को फुलाते हैं और उसके बीच का जो पैचेज होता है वो एक दूसरे के दूर चला जाता है। जब आप फुलाते हैं तो देखिएगा पैचेज दूर चला जाता है। कितना दूर तक जाएगा अभी तक पता नहीं। ठीक है, ये है। इसके बाद एक नया मोड़ लेता है, क्रांतिकारी परिवर्तन आता है यूनिवर्स के स्टडी में, अंतरिक्ष विज्ञान के स्टडी में, यूनिवर्स के स्टडी में जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है और अलग अलग सिद्धांत दिया गया था। सबसे पहला सिद्धांत, सॉरी सिद्धांत भी नहीं बोल सकते, परिकल्पना बोलते हैं। ठीक है ना, दो चीज आएगा, एक तो हाइपोथेसिस आएगा, परिकल्पना बोलते हैं, दूसरा थ्योरी आएगा। एनी स्टेटमेंट दैट इज नॉट प्रूफ इज नोन एज हाइपोथेसिस। वैसा विचार, वैसा कथन जो सिद्ध नहीं है, हाइपोथेसिस कहलाता है। काश मैं ऐसा होता तो वैसा होता, तो काश तुम नहीं होगे तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो काश का बात करता है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो कुछ और करता, पहले बन के दिखाओ। ठीक है ना, तो ये वाला आता है काश वाला। तो सबसे पहला बायव्य राशि आएगा। ठीक है, गैसियस हाइपोथेसिस, जहां पे जो सवाल आपसे पूछेगा वो हम बताते चलेंगे। गैसियस हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था, वायव्य राशि परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, तो वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट का नाम याद रखिएगा। ठीक है,
इमैनुअल कांट, कांट का नाम याद रखिएगा, बाह्यबराशी परिकल्पना दिया गया था, ठीक है। इमैनुअल कांट, बाह्यबराशी, गैसियस हाइपोथेसिस बोलते हैं, बाह्यबराशी परिकल्पना, इमैनुअल कांट। लिख दे क्या, लिखा जाएगा? इमैनुअल कांट याद रखिएगा, इमैनुअल कांट के द्वारा गैसियस हाइपोथेसिस। दूसरा हाइपोथेसिस आता है जिसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी आप लोग को भी पता होगा, निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। निहारिका क्या होता है हम बताएंगे, धूल कण का बादल है, ठीक है, धूल कण का बादल है और यह घूम रहा था यूनिवर्स में। आगे बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ। तो ये समझ में आया, निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा, लैपलास के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था, ये सवाल रहेगा। तो जेम्स एंड जीन्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जेम्स एंड जीन्स के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा और बात करते हैं तो प्लेनेटरी हाइपोथेसिस भी दिया गया था, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन के द्वारा, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। चैम्बरलिन का याद करिएगा। अब इसको हम स्टॉप करते हैं। ये जो है बहुत सारा परिकल्पना होगा, जब आप देखिएगा कई सारा परिकल्पना देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि परिकल्पना धीरे 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 बोला गया कि हम उसी को मानेंगे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट जब हुआ, बोले जिसको सिद्ध कर पाओगे उसी को मानेंगे, जिसको सिद्ध कर पाओगे। तो बोला जाता है कि एनी स्टेटमेंट दैट इज प्रूफ इज नोन एज थ्योरी, सिद्धांत, कोई भी कथन जिसको सिद्ध किया जा सकता है, जो प्रूफ पे आधारित है, तर्क पे आधारित है, साइंस उसी को मानता है। साइंस क्या बोलता है कि कितनों भी हथौड़ा ठोक लो, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, फिजिक्स बोलता है काम नहीं हुआ है। काम का मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अब आपने अपने घर में बैठे रहे और कितना भी मेंटली काम कर लिए, फिजिक्स क्या बोलेगा, कुछ नहीं किया बाबू, कुछ नहीं किए होगे। तो इसका मतलब कि स्थान परिवर्तन करोगे तभी काम होगा। तो फिजिक्स यही बात करता है। तो अलग अलग थ्योरी भी आया है, 3 थ्योरी से सवाल आपका रहता है। सबसे पहला थ्योरी बोला जाता है साम्यावस्था, स्टेडी स्टेट थ्योरी, सवाल ही पूछेगा स्टेडी स्टेट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। तो लिख लीजिएगा स्टेडी स्टेट थ्योरी, साम्यावस्था सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हार्मन बॉडी, STEADY, STEADY, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट थ्योरी, साम्यावस्था सिद्धांत, थॉमस गोल्ड एवं हार्मन बॉडी, थॉमस गोल्ड, थॉमस गोल्ड, हार्मन बॉडी, ये याद रखिएगा। हाँ, थॉमस गोल्ड और हार्मन बॉडी के द्वारा दिया गया था स्टेडी स्टेट थ्योरी। दूसरा जो थ्योरी आता है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। दोलन सिद्धांत इसी को बोला जाता है, या तो संकुचन सिद्धांत कहा जाता है, दोलन कहा जाएगा या तो संकुचन, दोलन संकुचन। संकुचन के अलावे भी रहेगा संकुचन विमोचन, हिंदी बहुत कठिन है, संकुचन विमोचन, ठीक है। इसीलिए तो संकुचन और विमोचन याद रखिएगा, इसके द्वारा दिया गया था। तो ये याद रखिएगा डॉक्टर एलेन संडेज, डॉक्टर एलेन संडेज, हाँ संडेज याद रखिएगा, एलेन संडेज। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, दोलन संकुचन विमोचन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो डॉक्टर एलेन संडेज के द्वारा दिया गया था। देखिए इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है,
ठीक है, मेरा यदि योगदान रहता तो थोड़ा सा, हाँ, सस्ता नाम रख देते हैं ना, आर्यन वगैरह रख देते हैं ना, हाँ, इट्टू किट्टू बिट्टू रख देते। हाँ, नेक्स्ट जो आता है, जो सबसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी तो जानते ही होंगे, क्या बात करता है? अच्छा, एक्सप्लोजन हुआ, बोलता है कि पूरा यूनिवर्स जो है एक केंद्र बिंदु पे था, ठीक है, एक डेंस बॉल के तरह था, सघन बिंदु पे था। किसके कारण सघन बिंदु पे था? नोट आंसर्ड। क्या कारण था जो एक जगह जुड़ा हुआ था? ये बात करता है 15 से 20 बिलियन ईयर्स एगो जो यूनिवर्स है एक बिंदु पे था, जितना भी पिंड था, जितना भी बॉडी है, एक बिंदु पे था। अचानक से इसमें विस्फोट हो गया, और जब विस्फोट हुआ तो दो गैलेक्सी के बीच का दूरी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दो पिंडों के बीच का दूरी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग, ब्रह्मांड जो है लगातार विस्तार हो रहा है। इसी को क्या कहा जाता है? तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, या तो बिग बैंग थ्योरी देगा या तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी देगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी बिग बैंग थ्योरी को ही दिया जाता है। आप बता रहे हैं, आ रहे हैं, अरे ठीक है। धीरे धीरे रे मना धीरे कारज होत, अब माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होय, ठीक है। नहीं समझ में आया? हिंदी पढ़े ही नहीं तो समझ में कहां से आएगा, है ना। सब सीबीएसई वाले हैं, है ना। समय के साथ ही सब कुछ होता है ना। एवरेज डॉग हैज अ डे, ये समझ में आया ना। हाँ देखो क्या बोल दिया ये, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेट्रिये का नाम आता है, ठीक है। जॉर्ज लेमेट्रिये कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। हो सकता है कभी पूछ दे, जॉर्ज लेमेट्रिये। हाँ जी, लेमेट्री लिखाता है, LAMPRE, लेमेट्रिये लिखाता है। जॉर्ज लेमेट्रिये कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या डेंस पॉइंट पे था, बाद में इसका एक्सपेंड हो गया, ठीक है। और लगातार यूनिवर्स क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। छोड़ दें बस, चलिए ठीक है, बाकी का यूनिवर्स कल। चलिए ठीक है, तो है ना, यूनिवर्स कभी खत्म होने वाला नहीं है, लगातार चलते जाएगा, ठीक है। हाँ, मिलेगा मिलेगा, कहे नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा। ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट पढ़ता है ना, इसीलिए ज्योग्राफी में क्या आ जाएगा, देखिए साइंस भी आ जाएगा, सोशल साइंस जाएगा, कभी फिजिक्स में घुसेगा। अभी फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, कभी केमिस्ट्री में जाएगा, कभी इकोनॉमिक्स में जाएगा, कभी राज व्यवस्था का बात करेगा। तो खैर बॉन्स नहीं होना चाहिए आप लोग को। समझ में आया कि नहीं? देखिए सब समझ में आया बात। चलिए ठीक है। हाँ